subscribed. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 18th सेंचुरी लिटरेचर का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक। तो सबसे पहले हम इस बुक के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इस बुक के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। यूनिट 1 अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यूनिट 3 जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रेवल्स। एंड यूनिट 3 ओलिवर गोल्डस्मिथ की द विकार ऑफ वेकफील्ड। ओके, सो नाउ मैं आपकी ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 देख लेते हैं, अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पोम के ऑथर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि अलेक्जेंडर पोप के बारे में। सो नाउ अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका बर्थ 21 मई 1688 के अंदर हुआ था और डेथ इनकी 30 मई 1744 के अंदर हुई थी। एंड जो अलेक्जेंडर पोप थे, ये एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे एंड ऑल्सो सटायरिस्ट भी थे एनलाइटमेंट एरा के। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट थे 18th सेंचुरी के। एंड अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप के टाइम पीरियड को अगस्टन एज भी कहा जाता है और सटायर एज भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो इनके टाइम पीरियड को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। सो नाउ हमने अलेक्जेंडर पोप के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। नाउ हम अपनी पोम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ अगर हम रेप ऑफ द लॉक की बात करें, ये पोम अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है, इतना तो हम सब जानते हैं। एंड इसे 1712 के अंदर पब्लिश करा गया था। एंड फिर उसके बाद इसको दोबारा इसके ऊपर रिवर्क करा गया। फिर इसको 1740 के अंदर मतलब दोबारा रिवर्क करा गया। उसके बाद जो लास्ट में जो फाइनल इसको मतलब दोबारा एडिट करा गया, इसके अंदर कुछ और एडिशंस करी गई, वो 1717 के अंदर करा गया। ओके, सो अगर इस पोम की सब्जेक्ट मैटर की बात करूँ मैं, तो आज के टाइम के हिसाब से वो बहुत ही रिडिकुलस, मतलब कि बहुत ही बेकार है इसका सब्जेक्ट मैटर। तो बेसिकली इस पोम के अंदर क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लेडी हैं जिनकी एक सूटर ने, मतलब कि उनका एक चाहने वाला था। तो जो इनका जो लवर था बैरोन, वो मतलब कि इन्हें बहुत पसंद करता था, इनके पीछे मतलब बहुत सारी चीज़ें भेजता था लव की, ताकि ये मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। बट जो ये लेडी हैं, ये उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हैं और उसे पसंद नहीं करती हैं। सो यहाँ पर ये जो इनका सूटर है, मतलब इनका लवर, वो इनसे बदला लेने के लिए इनकी एक बालों की लट काट देते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर है ये। सो बेसिकली ये जो हमारी इसका टाइटल है रेप ऑफ द लॉक, लॉक का मतलब है यहाँ पर लट से, मतलब कि एक बालों की लट से। सो यहाँ पर एक बालों की लट पे काटने के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई होती है, बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाता है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये जो पोम है, ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बना है, जो ये हमारी जो पोम है रेप ऑफ द लॉक, क्योंकि ये ऐसा सच में लंदन में एक लेडी के साथ हुआ था, ऐसी सेम स्टोरी। तो उसी से इंस्पायर होकर अलेक्जेंडर पोप ने ये इस पोम को लिखा। सो बेसिकली ये जो पोम है, ये एक मोक हीरोइक नैरेटिव एपिक है। मोक हीरोइक से मतलब ये है कि मोक हीरोइक वो होती हैं कि कोई भी एपिक है, सो उसके अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कोई भी हरकत, कोई भी एक्शन पे मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता है। कि जैसे कि इसके अंदर जो स्टोरी है कि एक बाल की लट काटने के ऊपर उन्हें मतलब इतना बुरा लगता है, वो इतना ज़्यादा मतलब रोती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मजाक उड़ा के बोला जाता है कि मतलब कि एक बाल की लट के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये मतलब थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बाल की लट के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब ड्रामा कर रही थी। ठीक है, सो यहाँ पर इसका मतलब यही है, मोक हीरोइक मतलब कि उन मेजर कैरेक्टर्स का मतलब मजाक उड़ा के उनकी एक्शंस पे मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और नैरेटिव एपिक मतलब उसमें एक जो स्टोरी बताई जा रही है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूँ जो रियल इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि किसके साथ हुआ था। तो एक यंग लॉर्ड पीटर नाम के व्यक्ति थे जिनका टाइम पीरियड 1690 से लेकर 1713 तक था। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एराबेला फेरमोर नाम की एक लेडी की बालों की एक लट काट दी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था लंदन हाई सोसाइटी के अंदर। इस बात पे विवाद हो गया था। एंड यहाँ पर जो एराबेला फेरमोर है और जो लॉर्ड पीटर हैं, ये दोनों ही
फैशनेबल रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड हमारे जो पोप हैं अलेक्जेंडर पोप, ये भी एक रोमांटिक कैथलिक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। एंड इनकी जो फ्रेंड है जॉन कैरले, वो इन्हें बोलते हैं कि तुम एक पोम लिखो ताकि इन दो फैमिलीज़ के बीच, मतलब कि जो एराबेला फेरमोर और जो लॉर्ड पीटर की फैमिली के बीच जो ये प्रॉब्लम हो गई है इस स्कैंडल की वजह से, इसको ख़त्म कर सकें। सो नाउ यहाँ पर हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर जो इसका फर्स्ट वर्जन था, मतलब पहली बार जो ये पब्लिश हुई थी वो 1712 में हुई थी, जो कि इस इंसिडेंट के 1 साल बाद हुई थी। मतलब कि तो इसका मतलब है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 1711 के अराउंड हुआ था। तो जो सबसे पहली जो फर्स्ट वर्जन आई थी इस पोएम की, वो 2 पार्टों में डिवाइडेड थी, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर थी कि इसके अंदर 2 पार्ट थे इस पोएम के अंदर। एंड उसके बाद 1713 के अंदर पोप ने इसके अंदर कुछ सिल्प्स और कार्ड गेम और द केव ऑफ स्प्लेन को ऐड करा था। उसके बाद 1717 के अंदर जो मतलब इसकी लास्ट एडिशन हुई थी, उसके अंदर क्लैरिसा की स्पीच इन्होंने ऐड की थी। वो हमें आगे जाके पता चलेगा कि ये मतलब कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से स्लिप्स, कौन से कार्ड गेम और क्या केव ऑफ स्प्लेन और क्लैरिसा की स्पीच। सो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। सो नाउ हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ इसका ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस पोएम को ना 5 कैंटोज़ में बांटा गया, मतलब 5 कैंटोज़ इसके अंदर बताए हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कैंटो क्या होता है, तो कैंटो जो होता है उसका मतलब होता है कि वो एक चीफ डिवीज़न होता है एक लॉन्ग पोएम का। कोई भी लंबी पोएम है तो उसके अंदर एक चीफ डिवीज़न करने को, मतलब कि कैंटो में इस तरीके से बांटे जाते हैं वो, उन्हें अलग अलग थोड़ा डिवाइड करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से समझ आ सके एक एक चीज़। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 5 कैंटोज़ में बटी हुई है ये पोएम। सो नाउ हमारा कैंटो 1 स्टार्ट होता है इवोकेशन के साथ, म्यूज़ ऑफ पोइट्री के। सो इवोकेशन का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो जैसे कि हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले भगवान को याद करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक टिपिकल क्लासिकल मैनर में यहाँ पे म्यूज़ ऑफ पोइट्री को याद करा जा रहा है, उनसे इवोक करा जा रहा है। और इवोकेशन ऑफ सम सुपर ह्यूमन पावर फॉर इंस्पिरेशन इज़ वन ऑफ द वेल नोन क्लासिकल कन्वेंशन। मतलब कि किसी भी सुपर ह्यूमन पावर को मतलब याद करना, उनसे इवोक करना, प्रार्थना करना, ताकि उनको जो पोएट हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सके इस पोएम को और अच्छी तरीके से लिखने में। तो यहाँ पर जो पोएट हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप, वो स्टार्ट करते हैं पोएम को सनराइज़ के डिस्क्रिप्शन से। सो यहाँ पर ये जो सनराइज़ का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दिया गया है कि मतलब कि सूरज उग गया है और मतलब बिल्कुल सर पर है, मतलब कि समझ सकते हैं एकदम 12 बज रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये नेचर की ग्लोरी दिखाने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो लंदन हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग मतलब कि दोपहर तक सोते हैं, मतलब कि बहुत देर तक लेट सोते हैं और मतलब कि लेट उठते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने ये बताया है कि इस पोएम की जो हीरोइन है बेलिंडा, ठीक है, जिनकी मतलब कि बालों की लट कटने वाली है, सो उनको दिखाया गया है कि वो 12 बजे तक सो रही हैं दोपहर के। सो नाउ यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है बेलिंडा को कि सूरज सर पे चढ़ चुका है एंड बहुत दोपहर हो चुकी है, और उनकी खिड़की से उनके ऊपर जो धूप की जो किरणें आ रही हैं, तो उससे क्या है उनका अटेंशन बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है उठने की तरफ, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो रही हैं कि मतलब जैसे होते हैं ना कि सोने दो यार, क्या ये धूप आ रही है मुँह पे, इस तरीके से वो चिड़चिड़ी हो रही हैं ना। यहाँ पर 3 बार वो घंटी बजाती हैं और फिर अपनी स्लीपर्स को देखते हुए, और फिर वो जो रिपीटर वॉच होती है मतलब कि टाइमर, उसको दबाकर बंद करती हैं ना। वो वहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि जो स्टाफ है हाई सोसाइटी फैमिलीज़ का, वो उनके मास्टर्स और मिस्ट्रेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। कि मतलब कि जैसे कि उनकी जो मैडम है वो सो रही है तो उनके कोई भी नौकर वहाँ पर नहीं आया है, मतलब वो भी शायद लेट ही उठते होंगे, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। सो नाउ आगे चलते हुए पोप ने हमें अपनी सुपर नेचुरल मशीनरीज़ के बारे में बताया है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया है। सो यहाँ पर जो पोप हैं वो बताते हैं कि बेलिंडा, ये जो यहाँ पे हीरोइन है बेलिंडा,
इसके पास इसकी मतलब इसकी रक्षा करने के लिए इसकी एक गार्जियन एंजल जिसका नाम एरियल है वो इसकी रक्षा करता है, मतलब कि वो इसका गार्जियन एंजल है। नाउ यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर जब ब्लिंडा सो रही होती है तो एरियल इसके सपने में आया हुआ है और वो एक हैंडसम यूथ बना हुआ, मतलब कि वो बहुत ही हैंडसम लड़का बना हुआ है। और जो ब्लिंडा है वो मतलब बहुत ही आराम से सुकून से है। सपने में वो देख रही है एक बहुत ही सुंदर सा हैंडसम सा लड़का जो कि उसे एक अलग सी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर मतलब कि ब्राइट इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो मतलब कि हवा में रहने वाले जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं उसे, ठीक है। और वहाँ पर जो एरियल है वो ब्लिंडा को बताता है कि तुम्हारे साथ मतलब बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो तुम्हारी मतलब रक्षा करती हैं, ठीक है, जो कि हवा की तरह बहुत हल्की हैं, ठीक है। और वो एक मतलब लोअर स्काई से आई हुई मतलब स्पिरिट्स हैं जो कि तुम्हारी रक्षा करती हैं और मतलब तुम्हारे आसपास रहती हैं। और ये जो स्पिरिट्स हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो फीमेल बॉडीज से होती है और उसके बाद जब ये मतलब कि मर जाती हैं ये फीमेल्स, तो जब ये मर जाती है तो ये फीमेल बॉडीज़ को छोड़ देती हैं और हवा में चली जाती हैं क्योंकि ये हवा में रहती हैं, ठीक है, इनकी स्पिरिट्स। सो नाउ यहाँ पर ये बताते हैं जो फीमेल्स मर भी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी फीमेल जो वेनिटीज़ होती हैं वो उनकी डेथ के साथ एंड नहीं होती है और वो जो स्पिरिट्स की दुनिया है स्लिप्स यहाँ पे बोला गया है, जो मतलब कि छोटे छोटे यहाँ पर एंजल्स बताए जाते हैं जो कि जो ब्लिंडा है उसकी टेक केयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो ब्लिंडा है ये जो हीरोइन है इसके पास एक आर्मी है पूरी फीमेल सोल्स की, जिनका जो मतलब कि लीडर है वो इसका गार्जियन एंजल है एरियल, ठीक है। सो यहाँ पर बताए गए हैं छोटे छोटे एंजल्स हैं जिसके आसपास उड़ते रहते हैं हवा में, क्योंकि इसकी टेक केयर करते हैं, बट वो इनविजिबल हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते, ठीक है। और ना कि मतलब कि जो ब्लिंडा है उसे भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मतलब कि उसकी मतलब रक्षा करते हैं एक तरीके से, ठीक है, और हेल्प करते हैं। नाउ जो एरियल है मतलब कि सारी स्पिरिट्स का जो लीडर है वो हमें सारी स्पिरिट्स को बताता है, मतलब उनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है कि अब ये बताता है सबसे पहले जो सोल ऑफ ट्रेमिजेंट्स होती हैं वो लोग आग में वापस चली जाती हैं क्योंकि उनके गुस्से वाले स्वभाव की वजह से, ठीक है। और उन लोगों का नाम स्लेमेंडर्स रखा गया है उन सोल्स का। एंड उसके बाद बताता है कि जो मिडल टेम्पर्ड वुमन होती हैं वो लोग वो वाली सोल्स वो वाटर एलिमेंट से बिलोंग करती हैं और वो लोग निम्स बन जाती हैं, निम्स मतलब कि अप्सराएं बन जाती हैं। और उसके बाद बताते हैं जो सोल ऑफ प्रूड लेडीज़ मतलब कि जो शर्मीली लेडीज़ की जो सोल होती है वो जिम्स मतलब कि बोनों में बदल जाती है और वो धरती से बंधी होती है, मतलब कि डाउन टू अर्थ। नाउ अब बताते हैं सोल ऑफ क्वेट्स जो कि सिल्फ्स में बदल जाती हैं और ये लोअर स्काई में रहती हैं, ठीक है। और ये लोग एयर एलिमेंट से बिलोंग करती हैं और मतलब कि हवा में रहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताते हैं जो स्पिरिट्स हैं ये मतलब इनके पास ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि ये अपना शेप और सेक्स मतलब कि अपना जेंडर बदल सकती हैं, ठीक है, जैसे ये मर्जी चाहें। और जो सिल्फ्स होते हैं ये जो खूबसूरत लड़की हो या लड़का हो जो खूबसूरत हो उनके सम्मान की रक्षा करते हैं ये सिल्फ्स, ओके। और दूसरा बताते हैं जिनोम्स के बारे में। जिनोम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, मतलब कि ये जो सीधी सादी भोली वाली लड़कियाँ होती हैं उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और क्या करती हैं ये उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और इनकी प्राइड बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो लोग अपनी प्राइड की वजह से सेल्फ इंटेलिजेंस की वजह से शादी करने से मना कर देती हैं, जो कि उन्हें मतलब कि जो ऑफ़र है वो मतलब शादी करने का जो ऑफ़र मिलता है वो एक एलिजिबल यंग मैन से मिलता है तो उसको भी वो मना कर देती हैं क्योंकि उनका जो खाली दिमाग है वो गे आइडियाज़ से मतलब कि जो डक्स और जो नाइट्स हैं और जो किंग हैं उनसे भरा होता है ना। वो मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो जिनोम्स हैं वो मतलब भोली वाली लड़कियों को गलत रास्ते पे लेके जाता है, ठीक है। सो जो कि उन्हें जो एक सोशल डाउनफॉल है वो दिलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। सो ना यहाँ पे बताया गया है कि जो जिनोम्स हैं वो अच्छे गार्डियंस एंजल नहीं हैं ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है जो स्लिप्स हैं वो बेटर गार्जियंस हैं देन जिनोम्स।
सो यहाँ पर बताते हैं कि जो वुमेन की जो उस वैनिटी होती है और जो चैस्टिटी होती है वो सिल्प्स की वजह से ही उन्हें मिलती है। नाउ जो सिल्प्स हैं वो अपने जो वर्ड्स हैं, मतलब कि जो यंग गर्ल्स होती हैं, मतलब कि जो ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स होती हैं उनको सही डायरेक्शन दिखाते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो एरियल है वो उसको दिखाया जाता है, जो कि ब्लिंडा को उसके सपने में बताता है कि वो एक जो मतलब कि जो एरियल है वो एक ऐसा शिल्प है जो उसकी ऑनर, मतलब कि उसकी जो सम्मान है उसकी रक्षा करता है, ठीक है, उसको गार्ड करता है, ठीक है। सो ये जो है ये इसका वॉचफुल स्पिरिट है। और यहाँ पर ये एक कुंडली पड़ता है इसकी, ठीक है, जो एरियल है, और उससे पता चलता है एरियल को कि जो ब्लेंडा है उसके ऊपर कुछ खतरा आने वाला है, ठीक है, सनसेट से पहले ही, ठीक है। सो यहाँ पर जो एरियल है वो उसे सपने में वॉर्न करता है कि तुम मैन से अवेयर रहना, ठीक है, आदमियों से अवेयर रहना, क्योंकि उसे भी नहीं पता है, मतलब जो एरियल है उसे भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है और कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट उसे ये पता है कि कोई ना कोई घटना घटने वाली है ब्लिंडा के साथ आज, ठीक है। सो यहाँ पर वो उसको सपने में वॉर्न कर देता है ना। वो आगे दिखाया जाता है जो ब्लिंडा का डॉग है, मतलब कि उसका लैप डॉग जिसका नाम है शॉक, वो उठ गया है और वो अपनी मिस्ट्रेस, मतलब कि जो उसकी जो मतलब ब्लिंडा है उसको जगाने के लिए वो भौंकना चालू कर देता है। सो वो भौंकने लगा है तो उसकी आवाज़ सुनकर जो ब्लिंडा है यहाँ पे वो उठ जाती है और वो सुबह सुबह आँख खोलते के साथ ही सबसे पहले उन लव लेटर्स को पढ़ती है जो उसके पास आए हुए होते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जो फ्लैटरिंग और जो फ्लोरी वर्ड्स उन लेटर्स के अंदर थे वो सारे उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे जो ब्लिंडा है वो बैठ जाती है अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास तैयार होने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे आज किसी ग्रैंड ओकेशन पे जाना है, ठीक है, कहीं पार्टी पर जाना है, तो वो तैयार होने के लिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है। सो नाउ अब जो पोप हैं वो हमें इतनी अच्छी तरीके से इसकी कॉस्मेटिक पावर्स को एकदम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। नाउ यहाँ पर जो पोप हैं वो इसके तैयार होने को उस चीज़ से मतलब कि ये कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इलिड के अंदर जो मतलब बैटल हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी, उसमें एल्कलीस जब खुद को तैयार कर रहा था बैटल के लिए, ठीक है, इलिड के अंदर, वो जो आपने बुक पढ़ी होगी इलिड, तो उसके अंदर जो एल्कलीस था जो खुद को तैयार कर रहा था वॉर के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है ब्लिंडा को, जो कि अभी तैयार हो रही है उस ओकेजन पे जाने की, मतलब उस पार्टी में जाने की जहाँ पर इसकी लट कटने वाली है। तो यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई जा रही है जैसे जंग की तैयारी हो रही हो, वो मतलब तैयार हो रही है एकदम अच्छे से, ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी है, सज रही है। एंड यहाँ पर बताया जाता है ये जो ब्लिंडा है इसकी हेल्प कर रही होती है, इसकी जो एक नौकरानी होती है बेटी नाम की, वो इसको सजा रही होती है। यहाँ पर बताया गया है ये जो ब्लिंडा है ये इसके पास मतलब जो सामान है इंडिया से लाए हुए ग्लोइंग जेम्स हैं और सेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पिल्स ऑफ पिंस, पप्स, पाउडर, पैचेस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेकअप की, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे कोई अपने वेपन लगा रही हो वो, ठीक है, अपने मतलब हथियार ले रही हो ब्लिंडा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे वो तैयार हो जाती है पूरी तरीके से, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लिंडा है वो तैयार होने के बाद शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख रही है, अपने आप को देख रही है ना। वो क्या करती है, वो स्माइल कर कर अपनी पावर ऑफ स्माइल को चेक कर रही है, ठीक है, कि मतलब कि कोई भी खूबसूरत लड़की है वो तैयार हो गई है, मेकअप कर लिया उसने, अब वो अपने आप को शीशे में देख कर स्माइल करके सोच रही है कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि मेरी स्माइल से मतलब कि सब दीवाने हो जाएंगे मेरे, इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ईच मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन, वो उसके चार्म मतलब उसकी पावर को इंक्रीज़ करता जा रहा है। एंड नाउ शी इज़ रेडी टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड। अब वो बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो जब तैयार हो चुकी है, मेकअप वगैरह कर लिया है, अब ये बाहर जाने के लिए एकदम तैयार है। अब इसके पास आसपास दिखाए जाते हैं जो इनविजिबल स्लिप्स हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे एंजल्स हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं। एंड जो उसकी नौकरानी है बेटी, वो इस प्रेशर में है कि उसे मतलब उसकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मतलब उसकी नौकरानी है तो मतलब उसे तारीफ़ तो करनी ही पड़ती। सो नाउ इसी के साथ जो हमारा कैंटो फर्स्ट है वो तो एंड होता है एक सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, ठीक है।
सो नाउ हम कैंटो 2 की तरफ चलते हैं अब अपने। सो नाउ कैंटो स्टार्ट होता है हमारा ब्लिंडा की जर्नी से, जो कि जा रही है एक बोट से एक सोशल ओकेज़न के लिए। सो नाउ ये जो जर्नी है, ये जर्नी एनिसिस मतलब कि टीवर इन एनिट की नाम की कोई जगह है, वहाँ पर जाने के लिए हो रही है। सो यहाँ पे जो ब्लिंडा है उसकी, ब्लिंडा की मतलब यहाँ पे तारीफ़ करी जाएगी। यहाँ पे जो ब्लिंडा की आइज़ है उन्हें जो सन की जो ब्राइटनेस है उससे कंपेयर करा गया है कि इसकी जो आंखें हैं एकदम सूरज की तरह चमक रही हैं। और ये जो ब्लिंडा है ये मतलब इसके चारों तरफ भी और भी ब्यूटीफुल गर्ल्स बैठी हैं, बट यहाँ पर ये बताया गया है ये जो ब्लिंडा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी है एंड ये एक अटेंशन का सेंटर है। यहाँ पे इसे बताया है कि जो ब्लिंडा है ये सन है एंड जो बाकी सारी जो खूबसूरत लड़कियाँ हैं वो बाकी सब अदर जस्ट प्लैनेट्स हैं वो लोग, ठीक है, जो सन के इधर उधर घूमते हैं। सो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम एनालॉजी है उसको हाईलाइट करते हुए मतलब कि जो ब्लिंडा है उसकी ब्यूटी को मतलब कि इस तरीके से तारीफ़ करी जा रही है ब्लिंडा की, ठीक है। सो नाउ पोप जो है फाइनली डिस्क्राइब करते हैं कि जो ब्लिंडा है उसकी जो फेमस लॉक ऑफ हेयर है उसके बारे में बताते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर ही पूरा विवाद हुआ था। लॉक मतलब कि लट, बालों की लट। यहाँ पर बताया जा रहा है उसकी लट बहुत सुंदर सी बनी हुई है, उसकी मतलब यहाँ पे गर्दन तक आ रही है उसकी लट, ठीक है, जो कि मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन की वजह है। और इस लॉक के अंदर एक डिवास्टेटिंग पावर है, ठीक है। एंड ये जो है ये बहुत ही इक्वल कर्ल्स बने हुए, एकदम परफेक्ट बनी हुई है और इस तरीके से ये बनी हुई है। और इसको ना एक वाइट मतलब कि इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है इसे, हर एवोरी वाइट नेक लाइक शाइनिंग रिंगलेट्स। और यहाँ पे जो इसकी जो लॉक्स हैं वो मतलब आदमियों को अट्रैक्ट करने की एक चीज़ है, जो कि मतलब आदमियों के दिल को जीत लेती है। जो मेंस होते हैं उनकी दिलों को जीतने वाली ये लट है, ठीक है। इतनी खूबसूरत मतलब लड़कियों के ऊपर ये लगती है, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो लट है ये मतलब आदमियों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ कि उनको अपनी मतलब कि ब्यूटीफुलनेस की जो एक भूल भुलैया है उसके अंदर उन्हें मतलब स्लेव बना के रखती है, मतलब गुलाम बना लेती है। ओके, सो नाउ अब जो ये ब्लिंडा की जो खूबसूरत सी लट है, जिसको यहाँ पे जो लंदन सोसाइटी के जितने भी यंग मैन हैं और पर्टिकुलरली जो बैरोन हैं इसकी महत्वाकांक्षा रखता है, मतलब एम्बिशन रखता है। तो यहाँ पे जो बैरोन है वो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है कि इसकी मतलब ब्लिंडा की एक लॉक उसे मिल जाए एज अ लव टोकन, मतलब कि प्यार के प्रतीक के रूप में। और यहाँ पर ये एक एपिक हीरो की तरह भगवान से ये प्रार्थना करता है, जो मतलब कि जो प्यार के जो देवता होते हैं, लव गॉड, ठीक है, तो उनसे ये मतलब प्रार्थना करता है कि मुझे ये लॉक मतलब जो ये ब्लिंडा का ये जो लॉक है ये मुझे दिला दो, मतलब लट दिला दो, ठीक है। और उसके लिए वो मतलब कि काफ़ी सेक्रीफाइस वगैरह करता है, मतलब कि जो उसकी जो पुरानी जो लव अफेयर्स रहे हैं उनको सेक्रीफाई करता है और मतलब कि जो गॉड है उनको, और 12 फ्रेंच रोमांस और लव लेटर्स वगैरह ही सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, मतलब फायर में जला देता है उन्हें और जितनी भी चीज़ें उनको मतलब सेक्रीफाइस करता है ताकि वो जो गॉड है उससे खुश होकर उसे ब्लिंडा की वो लॉक दिला सके, मतलब कि उसकी एक लट दिला सके। सो यहाँ पर जो ये बैरोन है इसे भगवान की सिर्फ आधी कृपा प्राप्त होती है, मतलब कि सिर्फ एक ही लॉक मिलती है, मतलब एक ही लट मिलती है। सो यहाँ पर आगे दिखाया जाता है इतना, यहाँ पे ये अलग अपने मन में जो भी है प्रार्थना वगैरह कर रहा है, जो भी कर रहा है ये बैरोन। यहाँ पे अब दूसरी साइड दिखा रहा है जो ब्लिंडा है वो जो मज़े से बैठ के बोट में जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ स्माइल करते हुए मतलब सबको स्माइल करते हुए देखकर, ठीक है, मतलब सबकी तरफ स्माइल करते हुए देख के जा रही है वो, ठीक है, बोट के अंदर बैठी हुई। नाउ यहाँ पर सब लोग तो खुश हैं बोट पे, बट जो एरियल है, एरियल को छोड़कर जो मतलब जो उसकी जो गार्जियन एंजल थी ब्लिंडा की, जो उसकी रक्षा करती है, तो उसे चिंता हो रही क्योंकि उसने मतलब उसको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है आज के दिन इसकी वजह से। सो नाउ उसने सपने में भी ब्लिंडा को इस बात के लिए वॉर्न करा था कि तुम मतलब कि आज बच के रहना, मतलब कि आज मैन से बच के रहना क्योंकि कुछ आज घटना होने वाली है, ठीक है। सो लेकिन जो ब्लिंडा है वो इस बात को भूल चुकी होती है, इस सपने को भूल चुकी है
नाउ जो एरियल है वो क्या करता है, अपनी जो सिल्प्स की मतलब जो आर्मी है, जो उसके पास जो इतनी सारी सोल्स हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम मतलब उनको मतलब अलग अलग जगह अपॉइंट करा जाता है। जैसे कि किसी जगह पे मतलब सोल्जर्स को मतलब अपॉइंट करा जाता है कि तुम यहाँ पर रहोगे, तुम इस चीज़ की रक्षा करोगे, तुम इसको देखोगे, तुम इसको देखोगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो एरियल है वो बाकी सिल्प्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कुछ सिल्प्स इसके झुमकों की रक्षा करेंगे, कुछ इसके कपड़े देखेंगे, कुछ इसके बाल देखेंगे, ठीक है। और खुद जो एरियल है वो कहता है कि मैं इसकी जो डॉग है, इसका जो कुत्ता है शौक, इसको देखूंगा, ठीक है। सो हम मतलब इसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो छोटे छोटे एंजल्स हैं वो सारी मतलब उसकी दोनों ईयरिंग्स के पास हैं, उसके कपड़ों के पास हैं, उसके बालों के पास हैं, तो उसके आसपास हैं वो सारी सिल्प्स, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर इसके साथ सेकंड कैंटो भी ख़त्म होता है एक सस्पेंस के साथ। नाउ हम थर्ड कैंटो को देखते हैं। अब थर्ड कैंटो में क्या होता है, तो थर्ड कैंटो स्टार्ट होता है यहाँ पर हैम्पटन पैलेस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमें, जो कि कंटेम्प्रेरी हाई सोसाइटी ऑफ लंदन का एक सेंटर है। तो यहाँ पर ये जो पैलेस है, यहाँ पर सारे फैशनेबल मैन और वुमेंस जो लंदन के हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। एंड ये जो जगह है ये एक सेंटर है गॉसिप का, मतलब यहाँ पे बातचीत होने की। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं वो मतलब यहाँ पे हो रही हैं बॉल्स और विज़िट के बारे में। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो एकदम कार्ड्स की तरह भी कर सकती है। अगर यहाँ पे एक बार रेपुटेशन ख़राब हुई तो पूरी जगह मतलब सारी जगहों में फैल जाएगी वो बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे लंदन के जो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट होता है, जो सन है वो स्टार्ट करता है वेस्ट वर्ड की तरफ मूव करना, मतलब कि डूबना चालू कर देता है, मतलब शाम होना चालू हो गई है। नाउ इस टाइम पे जो लोग हैं वो तो अपने काम से मतलब घर लौटते हैं, काम कर कर घर लौटने का टाइम हुआ है क्योंकि शाम हो गई है। बट जो हमारी ये ब्लिंडा है ये कार्ड्स का गेम खेल रही है इस टाइम पे। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है जो ब्लिंडा है वो एक ओम्ब्रे नाम का कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्ड गेम होता है वो खेल रही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये दो नाइट्स के साथ गेम खेल रही है और फिर ये उन दोनों को हरा भी देती है। नाउ यहाँ पे जो गेम है इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है, मतलब एक हीरोइक ड्रम में इसे डिस्क्राइब करा गया है जैसे कि किसी मतलब बैटल सीन को यहाँ पर दिखाया जा रहा हो, किसी मतलब कि जैसे कि किसी भी एपिक पोएम के अंदर कोई बैटल सीन दिखाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इसके गेम को। सो नाउ आफ्टर जब ये इन दोनों को हरा देती है, मतलब जिनके साथ ये गेम खेल रही है कार्ड्स का ब्लिंडा, तो उन दोनों को हराने के बाद अब बारी आती है बैरोन की। अब बैरोन भी यहाँ पे ब्लिंडा के साथ खेलने आ जाता है कार्ड का गेम। सो नाउ अब बताया जाता है कि जो बैरोन है वो ब्लिंडा के साथ अब गेम खेल रहा है कार्ड्स का। सो नाउ यहाँ पर जो ब्लिंडा है वो अपनी मतलब कि पहली बारी तो जीत जाती है, वो मतलब कि 4 ट्रिक्स चलती है और उसके बाद वो जीत जाती है। लेकिन नाउ अब लास्ट में उसके पास मतलब कि सिर्फ एक चांस बचा है जिसमें मतलब एक उसे लास्ट ट्रिक खेलनी होगी। अगर उसने मतलब वो लास्ट ट्रिक पे मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसा खेलती है, अगर लास्ट ट्रिक हार गई तो मतलब वो हार जाएगी गेम को। सो यहाँ पर बताया जाता है कि इस तरीके से पूरा सस्पेंस बना हुआ है कि ब्लिंडा जीतेगी या फिर बैरोन जीतेगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लिंडा है वो जीत जाती है। सो यहाँ पर जो ब्लिंडा जब जीत जाती है तो वो खुशी मनाने लग जाती है, खुश हो जाती है, अपनी विक्ट्री मनाने लगती है, अपनी जीत का जश्न मनाने लग जाती है। ना अब दिखाते हैं कि जब वो गेम जीत जाते हैं तो यहाँ पे एक रिचुअल बताया जाता है हाई सोसाइटी का लंदन के अंदर कि जब कोई गेम जीतता है, गेम खेलने के बाद वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे जो पॉप हैं वो दोबारा से डिस्क्राइब करते हैं सोशल रिचुअल इन अ ग्रैंड एपिक स्टाइल, और इसका मजाक उड़ाते हुए कि ये लोग कॉफ़ी पीते हैं इस तरीके से। सो नाउ यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो बैरोन को इंस्पायर करती है, मतलब कि यहाँ पर जो बैरोन है उसे कॉफ़ी की स्मेल से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अपनी जो ये हार है, मतलब कि वो कार्ड्स के गेम में तो हार गया है ब्लिंडा से। नाउ वो सोचता है कि अब अपनी हार को जीत में बदलने का मतलब एक और उसके दिमाग में प्लान आता है। वो प्लान यही था, मतलब जो वो पुराना वाला प्लान बना के बैठा था कि मैं इसकी लट को काटूंगा, सो मतलब बालों की लट को काटूंगा, तो उसे वो वाला प्लान दोबारा से याद आ जाता है, ठीक है।
सो नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे एक क्लारिसा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि ब्लिंडा की ही बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है जो क्लारिसा है वो जो बैरोन है उसको सीज़र ऑफ़र करती है, ठीक है, ताकि जो सीज़र से जो बैरोन है वो सीज़र से उसकी लट को काट सके, मतलब ब्लिंडा की लट को काट सके बालों की। नाउ यहाँ पर जो हमारा बैरोन है ये एक्सेप्ट कर लेता है सीज़र को और सीज़र को लेकर यहाँ पर ये ब्लिंडा के पीछे आने लग जाता है। नाउ ये सब देखने के बाद जो सिल्प्स है, मतलब जो सोल्स हैं, वो उसके आसपास जो एंजल्स हैं ब्लिंडा के पास जो उसकी रक्षा करती हैं, सो वो उसके बालों को हिलाने लग जाते हैं हवा से और मतलब कि उसको मतलब वार्न करने की कोशिश करते हैं कि मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, इस तरीके से वार्न करने की कोशिश करते हैं। बट जो ब्लिंडा है उसे वो स्लिप्स तो दिखाई नहीं देते एंड आवाज़ भी नहीं आ रही उन्हें, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो ब्लिंडा है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है जब वो लोग हवा वगैरह करते हैं, उसके बालों को उड़ाते हैं, तो वो 3 बार पीछे मुड़ कर देखते हैं ब्लिंडा, बट उसको कुछ पता नहीं चलता, उसे कुछ समझ नहीं आता। बट इस टाइम पे जो एरियल है उसका ध्यान भटक जाता है किसी वजह से, वो कुछ सोचने लग जाता है। नाउ इस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लिंडा की जो लट है उसे जो बैरोन है वो अब फाइनली काट देता है एंड जैसे ही वो उसकी लट को काटता है तो वो जो ब्लिंडा है वो शॉक हो जाती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, चीखती है वो, ठीक है। और उस टाइम पे यहाँ पर दिखाते हैं कि जो पॉप वो इस लट के नुकसान को एक साम्राज्य के डाउनफॉल, मतलब कि जो किसी साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से जो पॉप हैं वो उसकी जब वो तैयार हो रही थी तो उसे ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे कि वो किसी जंग में जा रही हो, किसी बैटल के लिए तैयार हो रही हो। तो यहाँ पर भी जब उसकी यहाँ पे जो लॉक है वो कट गई, मतलब यहाँ पे उसकी लट कट गई, तो उसे भी एक एम्पायर के जो डाउनफॉल हो जाता है, मतलब किसी एम्पायर का पतन हो जाता है, तो उससे कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे उसकी लट के कटने को, ठीक है। नाउ हम कैंटो नंबर 4 देखते हैं अब। सो नाउ अब कैंटो 4 में जो पॉप हैं वो जो ब्लिंडा का जो एक इमोशनल और मतलब कि एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं एक डीप वे में, ठीक है। सो यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा वो दुखी है अपनी लट कटने के ऊपर। सो यहाँ पर दिखाते हैं कि जब वो एरियल और स्लिप ने उसका साथ छोड़ दिया है ब्लिंडा का, वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे एक आयरॉनिकली होती है कि यहाँ पे जो जिनोम है, जिनोम के बारे में हमने पहले डिस्कस करा था कि वो बहुत बुरा है, बट नाउ यहाँ पर जो जिनोम है वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है सामने। सो इस जिनोम का नाम है यूमरेल। सो ये यूमरेल जो है ये धरती के नीचे जाता है अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, जहाँ पर इसकी कोई स्प्लिन नाम की रानी रहती है, उनसे हेल्प मांगने के लिए। सो नाउ यहाँ पर जो पोप ने डिस्क्रिप्शन दिया है अंडरवर्ल्ड का कि वो अंडरवर्ल्ड जाता है, सो यहाँ पर वो ओडिसियस से इमिटेट करा गया है, मतलब नकल करी गई है जो ओडिसियस के अंदर हुआ था जैसे। सो यहाँ पर भी वो ये चीज़ यूज़ करी गई है। सो नाउ यहाँ पर जो स्प्लिन की जो केव है, मतलब गुफा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि यहाँ पर बताया गया है जो स्प्लिन की गुफा है जहाँ पर ये क्वीन है, ये जो मतलब बुराई वाली जो क्वीन है वो यहाँ पर रहती है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब पूरी तरीके से मतलब इधर उधर हो रखी है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है यहाँ पे। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये बुराई की रानी रहती है, इस वजह से इस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जितने भी बार जो स्प्लिन ने बॉडी फॉर्म चेंज करी है वो यहाँ पे भरी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल नेचर है स्प्लिन का। सो आगे बताते हैं कि जो यूमरेल है वो एक फैंटास्टिक बैंड की हेल्प से वहाँ पर पहुँच जाता है। अब नाउ यहाँ पर पहुँचने के बाद वो एनिड में ब्रीक निसिस ऐसे करके मतलब रानी को वो ब्रीड करने के बाद वहाँ पर वो रानी को मतलब कि चापलूसी करना शुरू कर देता है, ठीक है, मतलब कि रानी की चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है। ना वो बोलता है कि आप 15 to 50 फीमेल स्पिरिट्स के ऊपर राज करती हो, ऐसे कहकर वो उन्हें मक्खन लगाना लग जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर फिर वो ब्लिंडा के बारे में बताता है और वो फिर बोलता है कि प्लीज़ आप ब्लिंडा की हेल्प करो ताकि वो जो है वो अपनी जो अभी उसका जो इतना ज़्यादा दुखद जो उसका भाग्य है उसका सामना कर सके वो, मतलब कि उसकी अभी भी जो बाल की लट कटी है
जिसकी वजह से वो अब दुख में है, तो उससे लड़ने की उसे शक्ति मिले। ठीक है, सो बेसिकली जो यूमरेल का जो एम है वो ये है कि जो ब्लिंडा है, ब्लिंडा को एक पूरी तरह से नई तरह की चुनौती को सामना करने के लिए एक हथियार दे, जो स्प्लिन की रानी है। ठीक है, वो इस बात का प्रार्थना करता है स्प्लिन की रानी से। सो नाउ यहाँ पे जो स्प्लिन है वो यूमरेल के लंबे चौड़े भाषण और चापलूसी भरे भाषण से खुश होकर वो उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद वो यूमरेल को एक जादुई मतलब कि एक मैजिकल थैला देती है, जिसमें वो कुछ मतलब कि जुनून, कड़वी बातें, मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब इमोशंस को यहाँ पे बताया गया है कि एक थैले में भर के दे देती है। और उसके साथ ही साथ वो एक शीशी भी देती है जिसके अंदर डर और दुख और पिघलते हुए आंसू और मतलब ऐसी चीज़ें उसके अंदर भरी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद यूमरेल उसको लेकर चला जाता है वहाँ से, मतलब दोबारा धरती पे आने के लिए। यहाँ पर कि ब्लिंडा है ना, वो यहाँ पर आकर देखता है जो ब्लिंडा है, ब्लिंडा को थ्लेरिस्ट अपनी मतलब कि अपने पास बिठाकर वो उसे मतलब चुप करा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है ब्लिंडा। इस वजह से वो उसकी जो दोस्त है थ्लेरिस्ट, वो उसे चुप करा रही है। नाउ वो अब बैग खोलता है, मतलब कि जो यूमरेल जो बैग लेके आया है उस बैग को खोलता है वो। नाउ ये जब बैग खोल देता है तो जो ब्लिंडा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसके मन तन में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ जाता है। एंड नाउ बताते हैं कि इसका गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है तब जब जो थ्लेरिस्ट है वो लंबा चौड़ा भाषण देती है। ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। नाउ जो इसकी दोस्त है थ्लेरिस्ट, वो अपने जो प्रेमी हैं जो सर प्लम है उनको बोलती हैं कि तुम कुछ बोलो, मतलब बैरोन को बोलो कि उसका लॉक वापस कर दे, मतलब उसकी लट वापस कर दे। ठीक है, मतलब कि ब्लिंडा की लट वापस कर दे बैरोन। तो यहाँ पर जो सर प्लम्प हैं वो बहुत ही टिपिकल ब्रोकन स्पीच में एक मतलब कि एक हाई सोसाइटी के जेंटलमैन की तरह वो बैरोन को बोलते हैं कि तुम ब्लिंडा की जो लॉक है मतलब लट उसको वापस कर दो। सो नाउ यहाँ पे बैरोन जो है वो कुछ भी बिना बोले ही बोल देता है, मतलब कि ऐसे कि चाहे मतलब कि मेरी सांसें क्यों ना चली जाए, मतलब मैं मर क्यों ना जाऊँ, तब भी मैं इसे वापस नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक इसे मैं किसी को नहीं देने वाला। नाउ यहाँ पर जो बैग है वो किसी काम का नहीं आया, मतलब जो गुस्सा है वो किसी काम का नहीं आया। तो ये देखने के बाद जो यूमरेल है वो जो बोतल लाया था आंसू वाली, जिसके अंदर मतलब फीलिंग्स रोने वाली थी, वो वाली ब्लिंडा के सिर पे फोड़ देता है। नाउ यहाँ पे ये जो इसकी जो स्ट्रेटजी है एक न्यू टर्न लेती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं जब गुस्सा काम नहीं आया तो जो फीमेल का मेन वेपन है टीयर्स, तो यहाँ पर जो ब्लिंडा है वो रोने लग जाती है और बैरोन से अपील करती है कि मतलब उसकी जो लॉक है उसे वापस कर दो, उससे रिक्वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा। और ये जो आज का दिन इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, इस तरीके से बोलने लग जाती है वो। ठीक है, अपना दुख दिखाने लग जाती है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैरोन है वो वापस नहीं करता है उसे। सो इसी के साथ जो कैंटो 4 है वो भी एंड होता है। नाउ हम कैंटो 5 देखते हैं अब। सो नाउ अब हमारा कैंटो 5 स्टार्ट होता है। सो कैंटो 5 के अंदर हम क्लारिसा की स्पीच भी देखेंगे। सो यहाँ पर जो क्लारिसा की जो स्पीच का जो पर्पस है वो क्लियर है कि मतलब इस पोएम का जो मोरल है, जो मतलब कि जो पोप ने इस पोएम को लिखा था जिसकी वजह से, सो यहाँ पे क्लारिसा वो बोलने वाली है। मतलब कि जो पोप के जो फ्रेंड थे क्रेल, उन्होंने ये एडवाइस दी थी ना कि पोप को कि वो इस पोएम को लिखें ताकि जो उन दो फैमिलीज़ के बीच में मतलब जो रियल इंसिडेंट हुआ था उन दो फैमिलीज़ के बीच में, सो वो ठीक हो सके। ठीक है, वो रुक सके ताकि उन्हें समझ आ सके कि वो किस फालतू की बात के ऊपर लड़ रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो क्लैरिसा है वो अपनी स्पीच में वही बात बोलने वाली है। एंड नाउ ये जो है ये एक आयरोनिकल ड्रामेटिक है, मतलब कि जो क्लैरिसा जिसने सीजर सप्लाई करी थी, मतलब जिसने सीजर दी थी बाल काटने के लिए, अगर वो सीजर ही ना देती तो लटकती ही नहीं, ना ही इतना बड़ा ये ड्रामा क्रिएट होता। लेकिन यहाँ पर अब दिखा रहे हैं जिसने सीजर दी है वो ही इस लड़ाई को रुकवाने के लिए सही बात बोलती है। नाउ अब दिखाते हैं कि जब जो क्लैरिसा है वो अपनी बातें बोलती है, मतलब कि वो बोलती है जो ब्यूटी है उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है
और जो सेल्फ वर्कशिप है, मतलब कि खुद की पूजा करना, खुद को इतना ज़्यादा सुंदर दिखाना, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरीके से बोलती है वो। तो बेसिकली वो बोलती है कि जितना भी हम जो कुछ भी करते हैं वो सारी महिमा हमारी है, ठीक है। सारी पीड़ाएं जितनी भी है, मतलब कि सारा जितना भी दुख है वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर मतलब सद्बुद्धि ना हो तो सुंदरता का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटेलिजेंस है, ठीक है। समझदारी में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम सुंदरता की बात करें तो क्या सुंदरता जो चिकन पॉक्स हो जाता है, मतलब चेचक को दूर नहीं कर सकती है, ना ही बुढ़ापे को दूर कर सकती है। और समय के साथ जो सुंदरता है उस पर असर पड़ता है, और जो मतलब कि सुंदरता है वो मतलब कभी ना कभी ख़त्म होती ही होती है। तो इस तरीके से वो बोलती है क्लैरिसा। और वो बोलती है कि जब जो गुस्सा है और जो हम मतलब चीख पुकार करते हैं और जो आंसू हैं वो सब कुछ जब मतलब फेल हो जाते हैं, तब वो सिर्फ एक अच्छी समझ और एक अच्छा मोक, मतलब कि अच्छा हास्य ही काम आता है, ठीक है। वही चीज़ काम आती है, सुंदरता नहीं बल्कि योग्यता ही एक मतलब परमानेंट और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पर वो बोलती है जो सुंदरता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, ठीक है। सो अगर हम अपनी सुंदरता को देख देख कर ही खुश होते रहेंगे तो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। सो इस तरीके से क्लैरिसा सारा कुछ बोलती है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने लंबे भाषण के बाद भी, जो थ्लेरिस्ट है, थ्लेरिस्ट कौन है? थ्लेरिस्ट है जो ब्लिंडा की दोस्त है। तो वो ब्लिंडा की दोस्त गुस्से में क्लैरिसा को बोलती है कि तुम तो बहुत बुरी हो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद वो ब्लिंडा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है ना। जो ब्लिंडा है वो गुस्से में आने के बाद वो खुलेआम युद्ध की घोषणा करती है और फिर वो वेपन चिल्लाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोप हैं उन्होंने युद्ध को एक इस तरीके से दिखाया है कि जैसे मतलब कितनी बड़ी लड़ाई हो रही हो, कितनी बड़ी वॉर होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे एक मॉक की तरह यूज़ करा है यहाँ पे, मतलब कि एक हास्यपद लड़ाई में बदल देता है इस चीज़ को। सो नाउ दिखाते हैं कि जो थ्लेरिस्ट है उसने अचानक से वॉर अनाउंस करा था, तो इस सरप्राइज़ की वजह से वो लोग मतलब जो लेडीज़ है वो थोड़ी जीतने लग जाती हैं, बट धीरे धीरे इस सरप्राइज़ अटैक का पावर ये लूज़ करने लग जाता है, मतलब खोने लग जाता है। सो उसके बाद में एट लास्ट जो ब्लिंडा है वो बैरन को हराने के लिए वो क्या करती है, वो उसके फेस पे कुछ फेंक देती है, मतलब पाउडर वगैरह, जिसकी वजह से उसे छींकें आने लग जाती हैं। अब नाव जब उसे छींकें आने लग जाती है तो वो गिर जाता है नीचे। एंड देन जो ब्लिंडा है वो उससे डिमांड करती है कि मेरी बालों की लट वापस करो मुझे। सो यहाँ पे जो बैरोन है वो ऑलमोस्ट हार चुका है एंड लास्ट में वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लिंडा है वो चीखती है, चिल्लाती है और बोलती है कि मेरी लॉक वापस करो, मेरी लट वापस करो बालों की। एंड यहाँ पर इसे कंपेयर करा गया है कि जो ओथेला का जो हैंड चीफ, मतलब कि उसका जो एक रुमाल खो गया था और वो उसकी डिमांड कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे उसे कंपेयर करा गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ब्लिंडा है जब वो चीखती है कि मेरी जो लॉक है उसे वापस करो, तो सारी मतलब पैलेस के अंदर उसकी आवाज़ गूंज रही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर बताते हैं कि एक्सीडेंटली जो लॉक है, मतलब कि जो उसकी लट है बालों की, वो खो जाती है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या होता है, सब ने बहुत ढूंढा उस लॉक को, लेकिन कहीं नहीं मिली। एंड लास्ट में जो पॉप ये कहकर मतलब बताते हैं कि जो लॉक है वो हवा में उड़ के मतलब आसमान में चली गई है और एक नए तारामंडल में चली गई है, जहाँ पर जो ब्लिंडा की जो ब्यूटी है वो अमर हो गई है, ठीक है। सो ये कहकर जो ब्लिंडा है, अब वो ब्लिंडा की जीत हुई इसमें एंड में, क्योंकि जो उसकी जो ब्यूटी है वो अमर हो गई है इस तरीके से। और यहाँ पर उसका जो नाम है वो स्टेयर के अंदर एडमिट करा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। सो एंड में जो ब्लिंडा की जो लॉक है वो मिली ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉप ने ये कहकर मतलब इस पोएम को ख़त्म कर दिया कि इसकी जो लॉक है, मतलब हेयर की जो लॉक है वो आसमान में चली गई है और वो अमर हो गई है उसकी ब्यूटी। ओके, सो इसी के साथ पोएम ख़त्म करता है पोप। सो आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ आ गई होगी। एंड अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स से,
ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।